हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। अब भारत का भूगोल यानी हमारे पृथ्वी में भारत किस हिस्से में मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है, आखिर भारत में और कौन कौन से भौगोलिक कारण है, इसके बारे में जानने के लिए हमें भारत के भूगोल के बारे में जानना होगा। लेकिन भारत के भूगोल को जानने से पहले हमें कुछ भूगोल के बेसिक तथ्यों पे चलना पड़ेगा। आखिर भूगोल के कुछ बेसिक तथ्य हैं, बेसिक नॉलेज हैं, अगर उसको हम जान लेंगे तो भारत का भूगोल हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे बेसिक तथ्य पे जानने के लिए। पहला टॉपिक है ग्लोब। आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, लेकिन ग्लोब के बारे में कुछ और भी बातें जानना है। ग्लोब वो एक वस्तु है, पृथ्वी हमारे सौरमंडल के सदस्य है, जिसका भौगोलिक हम एक नमूने से करते हैं, जिसे ग्लोब कहते हैं। फिर से हम बता दें कि पृथ्वी जो है हमारा सौरमंडल का सदस्य है। सौरमंडल के बारे में एक अलग भी क्लास उस पर होगा, जिसके कारण आप अच्छे तरीक़ा से समझ सकते हैं कि हमारा सौरमंडल क्या है, गैलेक्सी क्या है। लेकिन हम बात करते हैं कि गैलेक्सी में एक छोटा सा पिंड है, एक छोटा सा हमारा पार्ट है अर्थ यानी पृथ्वी। उसी के बारे में एक अध्ययन करने के लिए एक नमूने का इस्तेमाल करते हैं, एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्लोब। ग्लोब में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें दो रेखाएं खींची रहती है। एक रेखाएं जो होती है लंबवता होती है और एक होती है क्षैतिज। लंबवता का मतलब एक होता है वर्टिकल और एक होता है क्षैतिज, मतलब हम हॉरिजॉन्टली बात करते हैं। उसी तरीका से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक ग्लोब बनाने की हमने कोशिश किया है और ग्लोब में मैंने दो रेखाएं खींची है। एक रेखा ब्लू कलर से है और एक रेखा है ब्लैक कलर से। जो ब्लू कलर वाली रेखाएं हैं उसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा मतलब लैटिट्यूड लाइन। अब अक्षांश रेखा है क्या? सपोज दैट ये मान लीजिए कि हमारा ये अर्थ का संरचना यानी अर्थ का हम एक नमूना लिया जिसे ग्लोब कहें। ग्लोब का ये ऊपरी पार्ट वाले को नॉर्थ माने और नीचे वाले को साउथ। तो हमारा ईस्ट किधर होगा? राइट साइड हमेशा ईस्ट होता है। जब ऊपर नॉर्थ मानेंगे तो राइट साइड ईस्ट और हमारा लेफ्ट साइड वेस्ट होगा। तो हम लोगों ने देखा कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी हमारा वेस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व की दिशा में एक रेखा खींची गई है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में एक रेखा खींची गई है जिसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा यानी जिसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। अब बात यहाँ पे हम जानना है कि लैटिट्यूड होता क्या, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, पूरा का पूरा जिक्र करेंगे। अक्षांश रेखाएं क्या होती है सभी जिक्र करेंगे, लेकिन हमें फिर ये जानना होगा कि आखिर ये रेखाएं क्यों खींची गई। तो ये दो रेखाएं इसलिए खींची गई है कि अगर हमारे किसी अर्थ पे किसी भी स्थान का पता करना है कि उसकी स्थिति क्या है, आखिर वो किस जगह पर मौजूद है, अगर उससे पता करना है तो हमें इन दो रेखाओं से मदद लेनी पड़ेगी। इसीलिए जो हमारा वेस्ट से ईस्ट की दिशा में जो रेखा खींची गई है उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड। और जो हमारा नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में यानी उत्तर से दक्षिण के दिशा में खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा, जिसको लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। एक बात और, अब इसको अच्छे से समझना। अभी मैंने ये बेसिक बताया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले अक्षांश रेखा पे चलते हैं, उसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। अक्षांश रेखा जैसे कि मैंने मान लिया कि यहां पे मैंने एक ग्लोब बना लिया, एक पृथ्वी की छोटी संरचना बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद मैंने कहा कि ये हमारा, इसको मैंने मान लिया नॉर्थ और इसको मान लिया साउथ, और इस दिशा में हमारा ईस्ट हो गया और इस दिशा में हमारा वेस्ट हो गया। हमने कहा कि अक्षांश रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखा को इंग्लिश में हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। अब लैटिट्यूड लाइन या लैटिट्यूड सर्कल भी कहते हैं। आखिर सर्कल क्यों कहते हैं ये भी मैं बताता हूं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है, यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में। जैसे हम बात कर लेते हैं, मैंने मान लिया कि यहां से मैंने एक रेखा खींचने की कोशिश किया। चलिए मैं इसे ब्लैक कलर से खींच लेता हूं। यहां से मैंने एक रेखा इस तरह से खींचा, इस तरह से मैंने एक रेखा खींचा पश्चिम से पूर्व की दिशा में, यानी वेस्ट से ईस्ट की दिशा में मैंने एक रेखा खींचा जिसे हम अक्षांश रेखा कहेंगे। तो क्या ये रेखाएं एक ही होती है? नहीं, यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है बहुत सारी रेखाएं हैं। तो हाँ, अक्षांश रेखाएं बहुत सारी होती है। बहुत सारी का मतलब कुछ लिमिटेड भी है। अब चलते हैं कि अक्षांश रेखा में अगर हम मान लें कि ये अक्षांश रेखा जो होती है पूरा का पूरा एक वृत्त
पूरा का पूरा एक सर्कल होता है। जैसे कि आप एक बॉल ले लीजिए, उसको हम धागे से ऐसे बांध दीजिए तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो अक्षांश रेखा में पूरा सर्कल होता है, वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट, पूरा का पूरा ऐसा होता है, ये सर्कल के फॉर्म में। अब ये जो सर्कल के फॉर्म में जो हम दिखाया गया है, अब सबसे ध्यान देखिए कि यहां पे एक सर्कल बन सकता है, एक ऊपर भी बन सकता है। अब यहां पे भी हम बना सकते हैं, ये भी हमारा बन जाएगा, इसको भी हम डॉट 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 कर लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सब रेखाएं बनती जा रही है। इसके ऊपर भी एक और रेखाएं बनती जाएगी, ऐसे करके रेखाएं बनती जा रही है। आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ी जो रेखा बन रही है वो बीच में बन रही है। सबसे बड़ी रेखा जो बन रही है, अगर हम सर्कल खींचेंगे, धागे को अगर बांधना है तो बीच में यानी सेंटर में, हमारे पृथ्वी के बीचों बीच एक बड़ी रेखा बन रही है जो वेस्ट से ईस्ट के दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो पृथ्वी के मध्य, ये पृथ्वी का सबसे सेंटर भाग है, ये मान लीजिए कि पृथ्वी का हमारा मध्य भाग है। पृथ्वी के मध्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। मान लीजिए पृथ्वी के मध्य को हमने इसको 0 डिग्री मान लिया गया, इसको 0 डिग्री मान लिया गया। ये पॉइंट को हम 0 डिग्री माने, ऊपर से लेकर के ऊपर हमारा क्या, ऊपर के डायरेक्शन में हमारा क्या चला जाएगा 90 डिग्री, नीचे भी 90 डिग्री। तो इसको हम मान लिए 0 डिग्री, सपोज दैट इसको मान लिया 0 डिग्री। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब बात आती है अक्षांश रेखा में। अक्षांश रेखा बहुत सारा होती है, बहुत सारी होती है, कुछ लिमिटेड है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उसमें से भी जो सबसे बड़ी जो 0 डिग्री पे जो होती है, यानी 0 डिग्री अक्षांश पे जो होती है, उसे भूमध्य रेखा या हम उसे विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। यानी अब इसमें इक्वेटर कौन हो गया, ये पार्ट हमारा इक्वेटर हो गया। ये जो हमने बताया कि ये पार्ट हमारा पूरा का पूरा इक्वेटर हो गया, इसको हम इक्वेटर के नाम से हम जानेंगे। चलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया कि ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर, ये इक्वेटर है जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और भूमध्य रेखा का मतलब भूमध्य यानी भूमि का मध्य पार्ट, यानी हम इस पूरे पृथ्वी को भूमि बोल दिए, इसका मध्य पार्ट, इस भूमि का मध्य पार्ट को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इक्वेटर कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब ये पृथ्वी को यहां से हमने काट दिया ये लाइन, तो इधर वाले पार्ट और इधर वाले पार्ट 2 अलग अलग पार्ट में बट गए। जब 2 अलग अलग पार्ट में पृथ्वी बट गया तो हम देखेंगे ऊपर वाले पार्ट में हम कौन सा दिशा है, नॉर्थ, नीचे वाला में साउथ। नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं, उत्तर, इसीलिए इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्थ सेमीस्फीयर। कहने का मतलब गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोला का आधा भाग। गोलार्ध का मतलब इस गोला का आधा भाग को गोलार्ध कहते हैं, लेकिन किस तरफ में है, उत्तर की दिशा में, इसीलिए इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उसी तरीका से हम बात करते हैं दक्षिण के दिशा में, दक्षिण यानी साउथ के दिशा में, इसी हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, यानी दक्षिण की दिशा में है, उत्तर की दिशा में और दक्षिण की दिशा में। यानी जो ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, वो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब बात आती है क्या ये इक्वेटर, ऐसा हमारे देशांतर कितने सारे हैं। तो आप देख लीजिए कि अगर यहाँ से यहाँ, इसको मैं मिटाता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं था, यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं। हम अब यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, अगर देखिए यहाँ से आप एक्सिस बनाना चाहें, ये पार्ट अगर है, आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा, तो अगर ये पार्ट है तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ऑरिजिन, तो ये कितना डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप जानते हैं कि अगर ये 0 डिग्री पे है तो इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री, फिर आगे 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो यहां तक पहुंचने में कितना डिग्री लग जाएगा, 90 डिग्री लग जाएगा। जब 90 डिग्री लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि अक्षांश, यानी अक्षांश का मतलब हमारा लैटीट्यूड,
अक्षांश का मतलब लैटिट्यूड टोटल कितना होगा उत्तरी गोलार्ध में, एक एक डिग्री के अंतर पर लेंगे तो कितना होगा, टोटल 90 होगा। तो हम एक एक डिग्री के एंगल पे हम बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे टोटल एक एक डिग्री के एंगल पर। ये अब एक एक डिग्री के एंगल पे, क्योंकि यहाँ पे ये 0 है तो फिर 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल करते जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल यहाँ तक पहुँचेंगे तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा। अब ये हमारा सर्कल के फॉर्म में है, अब देखिए ये सर्कल के फॉर्म में है और यहाँ आते आते हमारा क्या हो जाएगा टोटल ये, यानी ये पॉइंट, ऐसा टोटल कितना होगा 90। यानी उत्तरी गोलार्ध में देशांतर की संख्या कितनी है, सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होगी 90। ये तो 0 है, यहां से लेंगे तो टोटल कितना होगा 90। उसी तरीका से दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, यहां से यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, नीचे की दिशा में भी जाएंगे तो हमारा कितना बनेगा, हमारा दक्षिण के दिशा में भी हम बात करेंगे अक्षांश रेखा कितनी होगी 90। अब हमारा उत्तरी दिशा में बात करें, नॉर्थ साइड में हमारा अक्षांश कितना होगा 90 प्लस किस दिशा में, हम साउथ डायरेक्शन में हमारा टोटल कितना होगा 90 और प्लस और एक में हमारा कितना बीचों बीच है, पृथ्वी के बीचों बीच है, जिसको हम 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, इसको हम क्या कह लेंगे 1, टोटल कितना 181। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे अक्षांश, यानी हम लैटिट्यूड की बात किया जाए, अक्षांश की बात किया जाए, अक्षांश का संख्या कितना होगा टोटल 181। तो देखिए जो ये ब्लू कलर का लाइन खींचा गया था वो टोटल कितना होगा 181। अब बात ध्यान में रखना है कि क्या ये कैसा खींचा गया लाइन है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये धीरे धीरे जब ऊपर की दिशा में हम चलते जा रहे हैं तो ये जो सर्कल है वो छोटा पड़ते जा रहा है, छोटा। ये पहले इसका 0 डिग्री पे सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है 0 डिग्री पे सबसे बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे तो इसका जो सर्कल छोटा होते जा रहा है, ये सर्कल है पूरा ये छोटा होते जा रहा है। यानी हम बात कहेंगे कि जब यहाँ पे पॉइंट पे पहुंचेगा ये 90 डिग्री पे तो एक बिंदु कहलाएगा, ये बिंदु कहलाएगा जिसको हम पोल कहते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में है इसीलिए इसको नॉर्थ पोल कहेंगे। अब ये बिंदु कहलाएगा, ये धीरे धीरे जब हम सर्कल बनाते जाएंगे तो एक हमारा 90 डिग्री पे आकर क्या डॉट हो जाएगा जिसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे। और इसी तरीका से हम साउथ डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ भी एक बिंदु कहलाएगा जिसे हम साउथ पोल कहेंगे, साउथ पोल कहते हैं। पोल का मतलब ध्रुव, यानी हम नॉर्थ पोल का मतलब उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल का मतलब दक्षिणी ध्रुव, यानी हमारा 2 ध्रुव भी हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने वाली रेखा क्या कहलाते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा एक दिशा अक्षांशी है, विषुवत रेखा एक अक्षांशी है जो कि वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई जो हमारा काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा एक्चुअली में कोई ऐसी रेखा है नहीं, काल्पनिक रेखा जो खींची गई, हमें अध्ययन करने के लिए रेखा खींची गई है, जिसे हम अक्षांश कहते हैं। टोटल अक्षांश की संख्या जो होती है हमारा 181 है, जिसमें से 90 नॉर्थ का डायरेक्शन में, 90 साउथ का डायरेक्शन में, 1 हमारा इक्वेटर पे यानी 0 डिग्री के एंगल पे, जिसको हम टोटल मिला करके 181 हम कहेंगे कि हमारा अक्षांश है। अब बात आती है कि अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है 1 डिग्री का, लेकिन इनके बीच में अगर पूछा जाए डिस्टेंस कितना है तो डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर। यानी हम बात कर रहे हैं एक अक्षांश ऐसा है, एक अक्षांश हमने ये बनाया, एक और अक्षांश मैंने बनाया, ये इस तरह से अक्षांश आप बनाते चलेंगे। ऐसा अक्षांश यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अक्षांश दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट। तो इनके बीच का जो अंतर है वो अंतर जो होता है 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर। अब यहाँ के बीच में 111 किलोमीटर, यहाँ भी 1, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहाँ भी जाए 111 ही होगा। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा अक्षांश है एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे को काटेगी नहीं, समानांतर है यानी पैरेलल है, कभी नहीं काटेगी। जब पैरेलल है तो काटेगी नहीं, इसी के कारण इनके बीच की दूरियां समान होती है।
आप कहीं भी चले जाएं, इस दिशा में चले जाएं, इस दिशा में चले जाएं, तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अब देखिए, आपको बचपन से पता है कि हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है, कोण पे झुकी हुई है। इसका मतलब क्या है ये भी हम जानेंगे। अगर वो इतने डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग भी इसमें कुछ प्रमुख अक्षांश भी बताया गया है। यह हमने अक्षांश रेखा जान लिया, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं भी है जिसके स्पेशली नाम दिया गया है। आप लोग नाम सुने होंगे, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हम इसी तरीका से हम बात करते हैं इक्वेटर, तो वे सब के बारे में जानेंगे। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, इसके बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अगला मैं टर्म बता रहा हूं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होती है। अब हम जानते हैं अक्षांश के बारे में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट 2 बातें रखी थी। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने बताया था कि अक्षांश क्या होता है कि जब वेस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा, उसको अक्षांश कहते हैं। और जो हमारे पृथ्वी के सबसे मध्य 0 डिग्री पे जो खींची गई रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं अक्षांश रेखाएं के बारे में कि नेक्स्ट पॉइंट में इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90 अक्षांश रेखाएं खींची होती है। मैंने अभी बताया था कि हम एंगल जब देखते हैं कि टोटल यहाँ पे ये 0 डिग्री का है या 90 डिग्री का है, अगर 1-1 डिग्री के एंगल पे अगर खींचा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में 1 डिग्री एंगल अगर लिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 90। तो ऐसे लेकर के टोटल 19 हमारे कितने आ गए? 90 हमारे अक्षांश होते हैं, यानी 90 अक्षांश होते हैं। यानी इसी का मतलब हम समझ सकते हैं कि किसी भी स्थिति में 90 से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अब पूछा जाए कि इस दिशा में हम बोल दें कि 98 अक्षांश होगी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम सबके बीच में 1-1 डिग्री का एंगल जब बना रहे हैं और टोटल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमारा टोटल अक्षांश की संख्या इधर कितनी होगी? 19 होगी। टोटल 90 हो जाएगी, यानी 90 हो जाएगी टोटल अक्षांश की संख्या। इधर भी टोटल 90 हो जाएगी। अब हम दोनों 90 और 90 मिला दिए और एक बीच में हमारा कौन सा हो गया? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा हो गया। टोटल 181 हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में 90 से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। अब बात करते हैं ध्रुव पर। अब मैंने यहाँ पे देखिए हम बनाने की कोशिश किए हैं। यहाँ पे ये जो ध्रुव है, ये ध्रुव पे जो अक्षांश की स्थिति होती है कितनी होती है? 90 डिग्री। ध्रुव से थोड़ा सा नीचे हम सर्कल बनाएंगे तो वो कितना होगा? 89 डिग्री। लेकिन ध्रुव पे जैसे ही जाएंगे, ध्रुव यानी एक छोटा सा बिंदु होगा और वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, जिसको हम उत्तर की दिशा में तो उत्तरी ध्रुव, क्योंकि हमारा ये नॉर्थ पोजीशन है, नॉर्थ की दिशा में तो नॉर्थ पोल, और साउथ की दिशा में तो साउथ पोल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट में है कि ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। यानी ग्लोब पे जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सभी एक दूसरे के समानांतर होगी। जैसे कि हम यहाँ छोटे से डायग्राम में बनाएं, ये एक दूसरे के समानांतर है। ये हमारा एक अक्षांश, फिर इसके ऊपर एक और, फिर ऐसे सब के सब एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे को काटती नहीं है, समानांतर होती है। तो ये समानांतर होती है और 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, यानी 111 किलोमीटर। यानी 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, इन दोनों के बीच का अंतर 111 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे याद रख करके हम भारत में हम उत्तर से दक्षिण की दिशा में कितनी दूरी है ये हम पता कर सकते हैं, बहुत कुछ इससे पता कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि अक्षांश रेखाएं हमारी बहुत सारी है। टोटल 90 नॉर्थ के डायरेक्शन में, 90 साउथ के डायरेक्शन में, टोटल मिलाकर 181। लेकिन हमने बताया कि कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं, कुछ उनके नाम भी दिए गए हैं। हमें पता है कि जो हमारा अर्थ जो है, ये अर्थ जो है हमारा क्या है, वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि अर्थ, तो ये हमारा ऐसे झुका हुआ है। यहाँ हमारा नॉर्थ पोल है और यहाँ हमारा साउथ पोल है। अगर हम यहाँ हमारा नॉर्थ पोल हमारा यहाँ नहीं, यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल है। हम ऐसे करके इसको पढ़ा जा रहा है। अगर देखिए तो इनके बीच का जो एंगल होता है 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है यहाँ पे।
23.5 डिग्री का ये झुकाव है टोटल यहाँ से यहाँ तक का। तो आप समझ सकते हैं जब 23.5 डिग्री का झुकाव होता है, इसके कारण हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में जानना है। तो देखिए हमारा मान लीजिए कि ये 0 डिग्री के हम भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा, 0 डिग्री पे हम भूमध्य रेखा को देख लिए, जैसे कि ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया। हम 0 डिग्री यहाँ से यहाँ इसको माप लिए तो ये 0 डिग्री हुआ, ये भूमध्य रेखा हो गया। भूमध्य रेखा हो गया, हम जिसे ऐसे ऐसे हम काटते चले गए तो ये हमारा नॉर्थ पोल तक आ जाएगा। इसी दिशा में जब हम क्या काम करते हैं, जब इस दिशा को इसी हम समझेंगे कि ये 0 डिग्री पे हमारा भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इक्वेटर है। जब हम ऊपर की दिशा में, नॉर्थ की दिशा में 23.5 डिग्री ऊपर चलते हैं, 23.5 डिग्री ऊपर, तो हमें मिलता है कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और उसी तरीका से जब हम साउथ के डायरेक्शन में 23.5 डिग्री आएंगे, 23.5 डिग्री साउथ के डायरेक्शन में आएंगे, तो उसे हम बोले मकर रेखा। याद रखेंगे, नीचे मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा। अब बात आती है कि 23.5 डिग्री ही क्यों लिया गया, तो उसका जानना यह जरूरी है। मान लीजिए कि सन यहां पर है, सन यहां पर है, सपोज दैट सन यहां पर है, हम मान लीजिए कि सन यहां पर है। जब सन 0 डिग्री पर होती है, तो याद रखिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सन पूरी के पूरे भूमध्य रेखा पे लंबवतः पड़ती है, यानी पूरे सिर पर होती है, शीर्ष पर होती है। भूमध्य रेखा पे जो सन होती है वह 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन पूरे के पूरे हमारा शीर्ष पर होती है, लंबवतः होती है। यानी लंबवतः हमारा क्या पड़ता है, सूर्य की किरणें पड़ती है भूमध्य रेखा पे। सूर्य की किरणें जब पड़ेगी तो इसकी और भी पार्ट्स इधर दिखाई देंगे, इधर दिखाई देंगे। जब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य की किरणें जो होती है वो मैक्सिमम जो डाइवर्ट, यहाँ पे तो सबसे 90 डिग्री पे एकदम आसानी से सूर्य की किरणें पहुंचेगी, उसकी तिरछी किरणें यहाँ भी पहुंचेगी, यहाँ भी पहुंचेगी। तो टोटल जो किरणें उसकी पहुंचती है हमारा यहाँ पे 66.5 डिग्री के पर, यानी यहाँ तक अगर सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ तक सूर्य की किरणें पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी, यहाँ पर, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवतः यहाँ पड़ी तो सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, 2 साल में 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन हमारा सूर्य भूमध्य रेखा के शीर्ष पर होती है और यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा पर थोड़ी थोड़ी गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है। अब बात आती है, अब सूर्य यहाँ तक पड़ा और यहाँ तक तो बहुत कम किरणें पड़ेगी, इसके कारण थोड़ी इसे ठंडी महसूस होगी और 90 डिग्री पर हमारे सूर्य की किरणें पड़ेगी ही नहीं, इन दोनों जगह पड़ेगी ही नहीं। उसी के बाद अगर ये सूर्य की किरणें, अगर मान लें कि इस दिशा में चला गया, अगर 23.5 डिग्री पर सूर्य की किरणें गया, यहां पे अगर मान लें कि सूर्य की किरणें गया, तो सूर्य की किरणें जब यहां पे पहुंचती है 23.5 डिग्री पे, तो वो दिन कहलाता है 21 जून। 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य लंबवतः पड़ती है। 21 जून को सूर्य जो होता है शीर्ष पे कब, कर्क रेखा के शीर्ष पे कब पड़ते हैं, 21 जून को। अब धीरे धीरे हम बात 21 मार्च से किधर चला गया, 21 जून। जब 21 जून पड़ेगा तो उस दिन हमारा क्या होगा, सूर्य होगा कर्क रेखा पर लंबवतः पड़ता है। और हमें पता है कि कर्क रेखा भारत से बेके होकर के गुजरती है, इसलिए 21 जून को गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए जब 21 जून को यहां पे दिखाई देगा, यहाँ पे, तो इसकी सूर्य की किरणें लंबवतः यहाँ पे पड़ेगी, फिर उसके बाद यहाँ भी किरणें पड़ेगी, तो ये वाला पार्ट हमारा उजाला हो जाएगा, क्योंकि ये 66.5 डिग्री के एंगल पे हमारा सूर्य की किरणें पड़ सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 23.5 डिग्री का अंतर था, इनके बीच में कितना का 66.5 का अंतर रहेगा, यानी हमारे सूर्य की किरणें 66.5 डिग्री के एंगल पे जाकर के हमारा फैलती है पूरी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर हमारा सूर्य है तो यहाँ तक भी हमारा सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो उत्तरी ध्रुव पे पूरा का पूरा उजाला होगा, यानी यहाँ पे दिन होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी। लेकिन हम बात करें यहाँ तक ही सिर्फ पहुंचेगी, इसकी किरणें सिर्फ यहाँ तक पहुंचेगी, ये वाला पार्ट हमारा नहीं होगा, इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, रात होगी। इसीलिए उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, इसलिए 6 महीना रात और 6 महीना दिन होती है।
अब बात करते हैं 21 जून के बाद, जब 21 दिसंबर की बात आती है, पूरा रोटेट करके जब पहुंचा यहाँ पे, जब यहाँ पे पहुंचती है हमारा सूरज की किरणें, तो वो दिन होता है 22 दिसंबर। तो मकर रेखा पे पड़ने वाली जो भी कंट्री है वहाँ पे गर्मी पाई जाएगी 22 दिसंबर के टाइम। और भारत हमारा कर्क रेखा पे पड़ती है, तो कर्क रेखा पे यहाँ पे ठंडी का टाइम पड़ेगा। पूरे भारत में हमारा ठंड का मौसम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सन यहाँ पर है, यहाँ पे लंबवत पड़ रही है, तो यहाँ पे तिरछी रेखा पड़ेगी, जिसके कारण सूरज की बहुत निम्न तरीका से यहाँ पे गर्मी मौजूद होगी, क्योंकि सूरज की तिरछी रेखा पड़ रही है और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। और इस कारण से यहाँ पे उजाला हो जाएगा और ये हमारा फिर रात हो जाएगा। तो अब ये समझना है कि ये मैंने सूरज के बारे में बताया, यहाँ पे दिसंबर लिखने का, यहाँ पे मैंने सितंबर, जून, ये सब क्यों लिखा है? क्योंकि आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि भूमध्य रेखा पे यानी 0 डिग्री पे सन जब रहेगी, वो डेट कौन सा है? 21 मार्च और 23 सितंबर, सब जगह 2-2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर, और यहाँ पे कितना बार? 21 जून और इधर 22 दिसंबर। अब बात करते हैं कि 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहा गया है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा गया है, नीचे 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा गया है, और ऊपर वाले पार्ट को आर्कटिक वृत्त कहा गया है। 66.5 डिग्री पे जो मौजूद है उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री पे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री हम साउथ के डायरेक्शन में चलेंगे तो उसको अंटार्कटिक वृत्त यानी अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। अब इस डायरेक्शन में इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 23.5 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन 23.5 डिग्री किस दिशा में है? हमारा नॉर्थ के डायरेक्शन में, नॉर्थ ऊपर, तो यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री साउथ यानी हम दक्षिण के दिशा में मकर रेखा, नॉर्थ के डायरेक्शन में हमारा कर्क रेखा होगा। ये 66 डिग्री नॉर्थ को हम बोलेंगे आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल, और इधर 66 डिग्री साउथ के डायरेक्शन में हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानेंगे। एक बात और, इसी तरीका से अब हमारा यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, यानी सबसे 90 डिग्री पे हमारा दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा या ध्रुव कहलाता है। जब 90 डिग्री का एंगल आता है, डिग्री आता है, तो वो ध्रुव कहलाता है। तो उत्तर की दिशा में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की दिशा में दक्षिणी ध्रुव। तो ये हमारा अक्षांश की बातें हैं। अक्षांश के बारे में और भी जिक्र होते रहेगा, जैसे जैसे हम भारत के भूगोल के बारे में चलेंगे, अक्षांश के बारे में और भी बातें होती रहेगी। बहुत सारी अक्षांश के बारे में जानकारियाँ लेना है। तो फिर नेक्स्ट में मैं बताऊंगा देशांतर के बारे में कि आखिर देशांतर क्या होता है, देशांतर को कैसे उसे जानते हैं। देशांतर में 2 प्रमुख रेखाएं होती है, एक बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, एक होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आखिर उसको जानना है। उस देशांतर के कारण से हम किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी स्थान का हम वहाँ का डेट यानी तिथि और समय पता करते हैं। और वो कैसे पता करते हैं हम जब पढ़ेंगे देशांतर के बारे में तब। ठीक है, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट करो। तो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले अभी देखा था कि अक्षांश क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे कि देशांतर क्या होते हैं। देशांतर का मीनिंग यानी हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। जब हम लोगों ने देशांतर के बारे में माफ कीजिएगा अक्षांश के बारे में देखा था, तो अक्षांश हमने कहा था कि जो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा था कि ये एक कैसी रेखाएं होती है, क्षैतिज रेखाएं होती है। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग को जाना है देशांतर। तो देशांतर क्या होती है? जो पृथ्वी पे एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो लंबवत हो, यानी जो हमारे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर कहते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कि ये वाली पॉइंट जो है हमारा, ये वाली पॉइंट आपको दिखाई दे रही है, ये पॉइंट हमारा उत्तरी ध्रुव है, और ये जो पॉइंट आपको दिखाई देगी नीचे हमारा, ये क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव। हम इसको दक्षिणी ध्रुव मान लेते हैं, ध्रुव। ठीक है।
तो ये ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा, ये ध्रुव और इस ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम बोलेंगे क्या? देशांतर, यानी क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। एक्चुअली में ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। लेकिन एक बात और भी जानना है कि इस देशांतर रेखा के बारे में ये भी जानना है, क्या ये एक दूसरे के समानांतर होती है? जैसे कि हमने बताया कि यहां पर एक रेखा खींची गई, उसके बाद दूसरी रेखा भी खींची गई, तो क्या ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समानांतर है? नहीं, बिल्कुल समानांतर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये दोनों ध्रुव को मिलाने की बात की जा रही है। तो दोनों ध्रुव जब आपस में मिलेगी तो इनके और इनके बीच की दूरियां कहीं कम रहेगी और धीरे धीरे हमारा बढ़ती जाएगी, फिर कम होती जाएगी। अब बात यहां पे गौर करने वाली है कि ध्रुवों में भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, अब हम बात कर लिए कि ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक और छोटी सी हम बना लेते हैं और ये हम इसको मान लिए कि बीच में हमारा सेंटर अर्थ का, और यहाँ से यहाँ तक जो आती है ये एक हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, और इन दोनों के बीच में जो हमारी रेखा खींची गई है इसे हम बोल देते हैं हम देशांतर, यानी हम लॉन्गिट्यूड लाइन। अगर एक और खींचना चाहें तो हम कैसे खींचेंगे? इसी पर खींच नहीं सकते, एक और हम अगर इसको खींचना चाहें तो देख रहे हैं कि इनके और ये बीच में आपस में हमारा कहीं गैप ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, और कहीं कम है। जब डिस्टेंस ज्यादा और कम है तो ये एक दूसरे के समानांतर बिल्कुल नहीं है, यानी देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। अब जब देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं है तो बात इसमें कौन सी है? तो बात देखते हैं कि ये ध्रुव यानी पोल से जब हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा है जो हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा है। तो जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, बीच में हमारा कौन सा आएगा? भूमध्य रेखा, यानी इक्वेटर आएगी। जब नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ चलते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से इक्वेटर की तरफ चलते हैं, तो दो देशांतरों की बीच की दूरी बढ़ती है। दो देशांतरों की बीच की दूरी बढ़ती है, और जैसे ही हम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से पोल की तरफ आएंगे, साउथ पोल की तरफ आएंगे या किसी भी पोल की तरफ जाएं, तो उसकी दूरी घटती है। इससे इस तरफ की जाए तो दूरी घट रही है, यहां से इस तरफ जाए तो दूरी घट रही है, लेकिन अगर पोल से हम भूमध्य रेखा की तरफ चलते हैं तो दूरी बढ़ती है। तो बात वही है, ध्रुवों में भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, यहाँ पे से की बात होगी, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी घटती जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि देशांतर रेखाएं समानांतर बिल्कुल नहीं होती। अब आपसे एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये समानांतर तो नहीं होती, तो इनकी बीच की दूरी, जैसे कि हम लोगों ने अक्षांश की बात कहा था, ये हमारी अक्षांश थी, ये अक्षांश थी, तो इनकी बीच की दूरी हम लोगों ने मेजर करके बताया था कि जब समानांतर है तो इनका 111 किलोमीटर होती है। तो इनकी बीच की दूरी क्या होगी? हम अब दो अक्षांश के बीच की दूरी हम लोगों ने पता किया 111 किलोमीटर होती है, तो इनकी बीच की दूरी क्या होगी? तो इनकी बीच की दूरी जो होती है, दो देशांतर के बीच की दूरी जो होती है, वो कितना होती है? 111.3 किलोमीटर एट इक्वेटर। यहां पे नहीं, कहां पर होगी? इक्वेटर, यहां पर होगी, इक्वेटर पे, यानी यहां पर इसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूरी होगी। खुद देख रहे हैं कि यहां पे मैक्सिमम दूरी है, और ऊपर की तरफ जाए, पोल की तरफ जाए, तो इसकी दूरी घटती जाती है। तो मैक्सिमम दूरी सबसे ज्यादा कहां रखिए? भूमध्य रेखा पर होगी, यानी इक्वेटर पे होगी, या विषुवतीय रेखा पर सबसे ज्यादा दो देशांतर के बीच की दूरी होगी। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे बीच की दूरी ज्यादा है, ऊपर जाने पे कम हो जा रही है, तो यहाँ पे बीच की दूरी ज्यादा है। वो कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर, यानी इस पे दो अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर, लेकिन दो देशांतर के बीच में 111.3 किलोमीटर मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे कम हो सकती है। ऊपर की तरफ ध्रुव की तरफ जाए तो हमारा कम हो जाएगी दोनों के बीच का डिस्टेंस, और लेकिन अब हम विषुवत रेखा पर है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूरी 111.3 किलोमीटर होगी।
तो दो देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है 111.3 किलोमीटर। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच को दूरी को, जैसे ये है, इन देशांतरों के बीच की दूरी को कहा जाता है गोरे, यानी इसको गोरे कहते हैं। गोरे, गोरे के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो गोरे किसको कहते हैं? जब दो देशांतर के बीच की दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। अब बात यहां पे नेक्स्ट, 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर या प्रधान या मध्यायन रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अब बात यहां पे आने की 0 डिग्री देशांतर रेखाएं होती क्या है। सपोज दैट, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं। अब देखिए कि ये जो लाइन खींची गई है, बहुत सारी लाइन होगी, तो हम 0 डिग्री आखिर मानेंगे किसको? तो 0 डिग्री हम इसमें किसी को भी मान सकते थे, हम इसको भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, हम किसी भी लाइन को मान सकते थे, इस किसी भी लाइन को मान सकते थे। लेकिन सभी देशों ने आपस में मिल करके ये तय किया कि 0 डिग्री एक जगह को मान लिया जाता है, उस जगह का नाम था ग्रीनविच, जो कि इंग्लैंड यानी यूके में मौजूद है। ग्रीनविच को वहां से एक रेखा बिल्कुल गुजर रही थी, देशांतर रेखा बिल्कुल बीचों बीच गुजर रही थी, बीचों बीच जिससे गुजर रही थी उसको मान लिया गया। तो बीचों बीच ग्रीनविच से गुजर रही थी हमारा एक देशांतर, उस देशांतर को 0 डिग्री मान लिया गया, इस देशांतर को 0 डिग्री मान लिया गया। यह है, यहां पर ये हमारा पोल है, यहां से यहां तक खींचने वाले कि इसको 0 डिग्री मान लिया गया। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि दूसरा जो देशांतर होगा वो कितने डिग्री के एंगल पे होगा। मैंने बताया कि अक्षांश भी 1 डिग्री पे है, तो देशांतर भी हम 1 डिग्री पे ही लेके चलेंगे। तो दूसरा, या 0 डिग्री तो दूसरा खींचा जाएगा 1 डिग्री पे, फिर ऐसे करके ये 2 डिग्री पे, फिर 3 डिग्री पे, ऐसे ऐसे करते करते जब जाएंगे तो टोटल हम जानते हैं कि सर्कल को घूमने में 360 डिग्री का एंगल लगता है। लेकिन जब हाफ जाएंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। आप खुद जानते हैं कि हाफ जाने पे 180 डिग्री। तो जब इसके विपरीत जाएंगे, जब इसके अपोजिट जाएंगे, तो वो कितना डिग्री का एंगल होगा? 180 डिग्री का। तो वही बात है, इस लाइन को जब हम 0 डिग्री मान लिए हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाले लाइन जाएंगे, इसको कितना कहेंगे? 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल। अब हम जैसे कि यहां से इसको मान लिया गया, तो इधर से इधर गए तो टोटल हमारे यहां पे पहुंचने में 180 डिग्री, फिर यहीं से काम किया तो 180 के बाद ये 181, ऐसे ऐसे काउंट करके आए तो टोटल हमारे यहां पर आ जाएंगे। तो टोटल अगर आपसे पूछा है कि देशांतर की संख्या कितनी है, देशांतर रेखाएं की संख्या कितनी है, तो टोटल 360 हो जाएगी। कहाँ? हम यहां से किसी को भी हम 0 मान सकते हैं। मान लीजिए कि आप इसको अगर 0 मानते हैं तो यहां से आप लेकर के चलते जाते तो ये हमारा 180 डिग्री आता, और यहाँ के बाद 181, फिर धीरे धीरे आकर के यहाँ पर आकर के हमारा क्या होगा? 360 पहुंच जाएगा। उसी तरीका से 0 डिग्री हमारा ग्रीनविच लाइन को मान लिया गया, ग्रीनविच जगह को मान लिया गया जो इंग्लैंड में मौजूद है, इसीलिए इसको ग्रीनविच लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये 0 डिग्री हमारा ग्रीनविच लाइन हो गया, और इसके बाद हम जब पूरा रोटेट करके आएंगे, हाफ तक पहुंचेंगे तो 180, और इधर की तरफ आएंगे तो हमारा पूरा टोटल 360 हो जाएगा। तो टोटल देशांतर की संख्याएं कितनी है? अगर देशांतर की संख्याएं मानी जाए तो टोटल देशांतर हमारी कितनी है? देशांतर हमारी टोटल हमारा है 360 हमारे देशांतर है। हम बात करें, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था अक्षांश की बात किया, तो अक्षांश हमारा कितना था? हमारा 90 और प्लस 181, लेकिन यहां पर कितना? टोटल 360। अब देखिए, अब हमारा ये 0 डिग्री जो बात है, ये जो हमारा इस तरफ देख रहे हैं, ये हमारे भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में लंबवता काटती है। वो क्षैतिज काट रही थी उत्तर और दक्षिण की दिशा में, लेकिन ये हमारा काट रही है लंबवता। तो इस तरह से इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? वेस्ट, और इधर वाले पार्ट को हम बोलेंगे ईस्ट। अब हमारा क्या हो गया? ये हमारा कौन सा? ईस्ट को हम क्या बोलते हैं? पूर्वी। तो इधर वाले पार्ट को हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर। ये जितना इधर वाला पार्ट दिखाई देगा, इस 0 डिग्री के बाद जो भी दिखाई देगा, ग्रीनविच के बाद जो भी दिखाई देगा, उसे हम बोलेंगे, हम इधर वाले को पूर्वी देशांतर। ये ईस्ट है, यानी हम इसको बोलेंगे पूर्वी देशांतर। और ये 0 डिग्री से इधर वाले को हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी देशांतर। देशांतर, बात समझनी है।
अब इस लाइन को हमने क्या मान लिया गया, सभी देशों ने मिलकर के माना, इस लाइन को क्या कहेंगे 0 डिग्री, और 0 डिग्री को हम किस नाम से जानते हैं, प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्यायन रेखा, या इसको ग्रीनविच रेखा, ये हम इसको मान लेते हैं कि हमारा ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा है। तो ग्रीनविच रेखा से हम पूर्व की दिशा में जाएं तो उसे हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर, और इधर की तरफ एक तो दक्षिणी देशांतर, यानी हम दो तरह से हमारा बांट गया। जैसे कि हम बात करें तो हम इसी को बात करें देशांतर की दिशा में, ये पूर्वी देशांतर की साइड में, ये दक्षिणी देशांतर के साइड में, इधर वाले जो भी देशांतर होंगे वो दक्षिणी देशांतर होंगे, इधर वाले जो भी देशांतर होंगे उसको पूर्वी देशांतर कहेंगे। अगर हम जिस तरह से हम भाग बांटे थे, जब हम अक्षांश की बात बांटते थे तो अक्षांश हम क्या कहते, हमारा ये भूमध्य रेखा है, उधर वाले ऊपर वाले को हम बोलेंगे उत्तर और नीचे वाले के दक्षिण। उत्तर की तरफ हमारे वाले को हम क्या बोलते थे, गोला का आधा भाग तो उत्तरी गोलार्ध, और इधर वाले को दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरीका से ये भी हमारे बीच से भाग बांट रहा है, तो इधर वाले को हम पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानेंगे। इधर वाले को हम क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध। इधर वाले को पूरे पार्ट को जब हम पृथ्वी को दो भागों में बांटेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा क्या आएगा, पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला हमारा जो हो जाएगा पार्ट, ये हमारा होगा दक्षिणी गोलार्ध। दोनों को समझना है थोड़ा। गोलार्ध का मतलब गोला का आधा पार्ट, इसको दक्षिणी गोलार्ध, उधर पूर्वी गोलार्ध। अगर इस तरह से बांटा जाए तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब हम बात कर लेते हैं लेकिन देशांतर क्या है, यानी 0 डिग्री के बाद जो देशांतर की लाइनें खींची गई है ईस्ट की दिशा में तो उसके पूर्वी देशांतर, और इधर की तरफ जो लाइनें खींची गई हैं उसको हम दक्षिणी देशांतर के नाम से जानेंगे। अच्छा, आपको देखिए पूर्वी देशांतर और दक्षिणी देशांतर तो आप समझ गए। ये 0 डिग्री जो है देशांतर, जो 0 डिग्री है देशांतर है, वो 180 डिग्री देशांतर दोनों एक ही पे कटती है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती है। विपरीत का मतलब अपोजिट। अगर ये 0 डिग्री यहाँ पर है तो इसके पीछे क्या हो 180, आप खुद समझ सकते हैं। जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो 0 के जस्ट अपोजिट क्या होता है 180, और मान लें कि इसको आप 0 मानते हैं तो इसके अपोजिट में हमारा ये 180 हो जाएगा। किसी को भी आप 0 मान लेते हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा 180 होता ही। लेकिन हमारा 0 डिग्री किसको माना गया है, इंग्लैंड यानी यूके में एक जगह है जहां इसका नाम है ग्रीनविच, वहां माना गया है। उसी लाइन को, उसी से होकर के वो रेखा गुजरती है तो उसी को बोला गया है ग्रीनविच रेखा। तो उसी को हम 0 डिग्री मान लिए तो उसके अपोजिट में जाएगा तो 180 डिग्री। नेक्स्ट में 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हर एक डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं हैं, तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। मैंने अभी बताया था कि इस तरह से एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई तो टोटल हमारा कितना होगा, यहाँ तक 180, 180 के बाद 181, टोटल यहाँ तक फिर आएंगे तो हमारा 360 काउंट हो जाएगा। तो टोटल 360 हमारा कितने हो गए, देशांतर खींची गई है। ठीक है, आप ये समझ गए कि ये देशांतर रेखाएं क्या होती है, और हम लोगों ने देखा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं हम लोगों ने दोनों देखा। अब आगे हमें यह भी जानना है कि देशांतर रेखाएं हमारा ध्यान से देखेंगे, एक 0 डिग्री एक 180 डिग्री है, इनके कुछ अलग अलग नाम है। 0 डिग्री का नाम कुछ कारण से पड़ा है और 180 डिग्री का नाम कुछ कारण से भी है। इसको हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं और 180 को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन, ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है, और इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री को इंटरनेशनल, इसको डेट लाइन तिथि रेखा, इसको टाइम लाइन यानी इसको समय रेखा भी कहते हैं। आखिर ये क्यों कहते हैं मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे कि आगे हम इंटरनेशनल टाइम लाइन इसको क्यों कहते हैं, इंटरनेशनल इसको डेट लाइन क्यों कहते हैं, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक बात और भी, एक छोटे से जानकारी भी है। आप देखिए कि ये 0 डिग्री हमारा रेखाएं हैं। आप जानते हैं कि इससे हमारा, अभी हम थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ, ये सब चीज़ हम लोग जान के, इसको हम लोगों ने, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ बता देता हूँ। हाँ, तो अभी देखिए कि मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं। देखिए कि आपने ऐसे एक लाइन खींचा, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा
साउथ पोल। तो आप देखिएगा इसको हम क्या बोले, ये हमारा 0 डिग्री है। मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये 0 डिग्री हम ले लिए, इसमें से हमने इस लाइन को हमने यहाँ पे खींचा, ये 0 डिग्री है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे आप जानते हैं कि ये वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये लाइन हमारा क्या होगा, ये भी 0 डिग्री है, लेकिन इसको भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री पे एक और लाइन और 23.5 डिग्री पे एक और लाइन। ये हमारा 0 डिग्री, ये 23.5 पे मैंने बताया था उत्तर की दिशा में जाए तो इसको कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री अगर हम दक्षिण की दिशा में जाएं तो हमारा मकर रेखा कहलाएगा। तो ये हमारा मकर रेखा है, ये हमारा कौन सा रेखा है, कर्क रेखा है। तो हम इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, कर्क रेखा, और ये मकर रेखा, और ये भूमध्य रेखा, ठीक है। अब देखिए आपको एक बात और भी जानना है कि जब ये हमारा 0 डिग्री जब घूम आता है तो अब हमको पता है कि 0 डिग्री हमारे कहाँ से मिलकर के आता है, ग्रीनविच जगह से। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे अक्षांश को भी काटता है। इंपॉर्टेंट अक्षांश कौन कौन से हैं, हमारा कर्क, भूमध्य और मकर। कर्क की बात करें तो कर्क पे जहां पे काटता है, देखिए ये जो 0 डिग्री देशांतर है वो कर्क रेखा को भी काटेगा, भूमध्य को भी काटेगा, मकर को भी काटेगा। तो जहां से 0 डिग्री हमारा देशांतर, ये देशांतर 0 डिग्री जो देशांतर है वो कर्क रेखा पे जहां पे काटता है वहां पे एक जगह है जिसका नाम है अल्जीरिया। ये क्वेश्चन पूछता भी, आगे भी मैं बताऊंगा। अल्जीरिया, अल्जीरिया यानी कर्क रेखा कौन से शहर के, कौन से जगह को, एक देश है अल्जीरिया, एक कंट्री है, अल्जीरिया को प्रतिच्छेद करके निकलता है। 0 डिग्री देशांतर कर्क रेखा को भी, कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर कहाँ काटता है, अल्जीरिया पे। 0 डिग्री देशांतर और भूमध्य रेखा कहाँ पे काटेगा, इसको बोलेंगे गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी, खाड़ी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। गिनी की खाड़ी, गिनी एक जगह का नाम है, गिनी की खाड़ी पे हमारा क्या है, यहाँ पे कौन सा रेखा काटता है, जिसको हम बोले भूमध्य रेखा। और वहीं पे अब हमारा मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा पे काटती है, जहाँ पे हम इसको बोलते हैं, ये निमीबिया, इधर निमीबिया पड़ता है। निमीबिया के हमारा किस साइड में, ये पूर्व है, ये पश्चिम, निमीबिया के पश्चिम। निमीबिया एक देश है के पश्चिम, पश्चिम अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर। और एक बात और भी, ये भी गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, ये भी अटलांटिक महासागर में ही है। तो फिर से ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश किया कि ये 0 डिग्री जो है हमारा कहाँ कहाँ पे काटती है, कर्क रेखा पे अल्जीरिया में काटती है, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में काटती है, और मकर रेखा को निमीबिया के पश्चिम अटलांटिक महासागर, निमीबिया में नहीं, निमीबिया में, निमीबिया हमारा इस साइड है और इसके बाद अटलांटिक महासागर यहाँ, तो निमीबिया के पश्चिम जस्ट अटलांटिक महासागर पड़ता है, वहाँ पे ये प्रतिच्छेद करती है। तो आज हम लोगों ने देखा किसके किसके बारे में, हम लोगों ने देशांतर के बारे में देखा और अक्षांश के बारे में देखा। हम लोगों ने पहले अक्षांश पढ़ लिया, फिर देशांतर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे कि ये देशांतर को भी बांटा गया है। देशांतर जो रेखाएं हैं वो हमारे एक दो है, एक 0 डिग्री देशांतर, एक 180 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहें, और उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। आखिर वो है क्या, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लें।